हेलो बच्चों, लेट अस डिस्कस द ऑब्जेक्टिव टू क्वेश्चंस ऑफ एससीवी। पिछले लेक्चर में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाला देखे थे हम लोग, जिसमें सिंगल ऑप्शंस करेक्ट थे। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टू के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होंगे। दूसरी बात कि जो ग्रेविटेशन या फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड एसएचएम के क्वेश्चंस हैं वो मैंने स्किप कर दिए हैं। तो जब हम वो चैप्टर्स पढ़ेंगे ग्रेविटेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स, तब हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेसेसरीली पीरियोडिक। बिल्कुल ठीक बात है। अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेसेसरीली ऑसिलेटरी, ये भी ठीक है। याद करिए ऑसिलेटरी की कंडीशन क्या होती थी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स टू द पावर n। ये ऑसिलेटरी होता था। और SHM की कंडीशन होती थी n इक्वल टू 1, है ना। तो ये इसके अंदर तो आएगा ही। एन ऑसिलेटरी मोशन इज नेसेसरली पीरियोडिक, अगेन ये ऑब्वियसली गलत है। अब पीरियोडिक मोशन इज नेसेसरली ऑसिलेटरी, ये भी गलत है। कारण यह है कि ऑसिलेटरी का मतलब है दो पॉइंट्स के बीच में रिपीट हो रहा है मोशन, टू एंड फ्रो। ऑसिलेटरी आपका टू एंड फ्रो होता है, पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं है, ठीक है। नीड नॉट बी टू एंड फ्रो। एग्जाम्पल आपका सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। वो एक ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, लेकिन पीरियोडिक है। पीरियोडिक का सिर्फ यही मतलब हुआ कि जो एक पर्टिकुलर टाइम बाद रिपीट करे अपने आप को, ठीक। ये फर्स्ट लेक्चर से है ये क्वेश्चंस। फिर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट्स मोशन इज, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल मूव करता है तो पीरियोडिक होता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड उसका फिक्स होता है सर्कल करने का। ऑसिलेटरी नहीं है क्योंकि टू एंड फ्रो नहीं है, एसएचएम नहीं है क्योंकि ऑसिलेटरी नहीं है, और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक भी नहीं है, ठीक है। कोई भी इसमें से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अ पार्टिकल इज फास्टेंड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड इज वर्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। ध्यान दें, वर्टिकल सर्कल, with other end of the string being fixed, the motion of the particle is। इसको जो है, इस पार्टिकल को वर्टिकल सर्कल में घुमाया गया। A particle is fastened at the end of a string and is whirled in a vertical circle, ठीक है। with other end of the string being fixed, the motion of the particle is। देखो अगर ये वर्टिकल सर्कल में मोशन करेगा तो क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। सबसे पहली बात, ऑसिलेटरी तो नहीं है, एसएचएम भी नहीं है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी नहीं है, ठीक है। तो जब सर्कुलर मोशन कंप्लीट, तो एसएचएम है ही नहीं, ऑसिलेटरी भी नहीं है, ना ही कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। ओनली अगर ये पर्टिकुलर टाइम बाद अपने मोशन को वो कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये पीरियोडिक हो जाएगा। तो आप जानते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी बाकी चीज़ें अगर फ्रिक्शन वगैरह नहीं मानते हैं तो एक पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है। दिस ऑल्सो इज अ पीरियोडिक मोशन। मतलब इसको एक चक्कर करने में जितना समय लगेगा फिर चलेगा, फिर उतना ही चक्कर लगेगा, है ना। तो सर्कुलर मोशन में ये भी चीज़ इसकी रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन। सिंस टाइम टू कवर एवरी सर्कल विल बी सेम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A particle moves in a circular path with continuously increasing speed।
its motion is a particle moves in a circular path with continuously increasing speed का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इधर लिखते हैं दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। तो अगर एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है जहां पर इसका v जो है इज इक्वल टू एफ टी है, और जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है v इंक्रीज हो रहा है आपका, ठीक है। मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टाइम के साथ इसका वेलोसिटी या स्पीड बढ़ती जा रही है। तो अगर स्पीड बढ़ती चली जाएगी तो चक्कर काटने का जो समय है वो कम होता चला जाएगा, है ना। पहले बार में कम कुछ समय लगेगा, दूसरे बार में उससे कम, तीसरे बार में उससे कम। तो पीरियोडिक तो नहीं रहा ये, ठीक है। पीरियोडिक नहीं है तो कुछ भी नहीं है, फिर सिंपल हार्मोनिक भी नहीं है, ऑसिलेटरी भी नहीं है, तो नन ऑफ देम करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे इफ v इंक्रीजेस टाइम टू कवर ईच सर्कल डिक्रीजेस, है ना, और देयरफॉर t इज नॉट कांस्टेंट। t मतलब कि एक सर्कल को कवर करने का टाइम वो कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक। दीज आर सिंपल क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। द मोशन ऑफ अ टॉर्शनल पेंडुलम, देखो टॉर्शनल पेंडुलम में हम लोग देखे थे क्या होता था, कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है। सपोज करो ये डिस्क है, इसको इधर ट्विस्ट करके छोड़ दिया तो अपने अबाउट ये एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे एसएचएम करती थी, है ना। तो इसका बेसिक हम लोग क्या पढ़े थे कि पीरियोडिक है, सिंपल हार्मोनिक, ऑसिलेटरी है, सॉरी एंगुलर सिंपल हार्मोनिक है, नॉट सिंपल हार्मोनिक, दोनों टर्म यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। और जिसमें टाउ की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के थीटा होती थी, वेयर के इज टॉर्शनल कांस्टेंट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव बोल रहा है मतलब जीरो भी नहीं चाहिए, इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एफ डॉट ए, एफ की वैल्यू होती है माइनस के एक्स, और ए की वैल्यू होती है माइनस के बाई एम एक्स। एफ डॉट ए तो पॉजिटिव आएगा हमेशा, है ना। एफ डॉट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, या इक्वल टू भी हो सकता है जब किसी एक की वैल्यू जीरो। ऑलवेज नेगेटिव बोल रहा है तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर एफ डॉट आर देखते हैं, एफ डॉट आर, एक्स की जगह आर यूज कर रहे हैं ये, एफ की वैल्यू हम लोग आर यूज करते हैं, लेट इस कॉल दिस आर। तो देखो एफ और आर में माइनस का रिलेशन है, मतलब 180 डिग्री अपार्ट है। आप ये भी जानते ही हो कि ये एसएचएम है, दिस इज मीन पोजीशन, एक्स पे जाके फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ठीक है। दिस इज एक्स, दिस इज एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। तो मतलब एफ और आर 180 डिग्री अपार्ट हैं, ठीक है। एफ एंड आर आर एट 180 डिग्री, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा हमेशा, तो ये तो क्वांटिटी ऑलवेज नेगेटिव होगी। सिमिलरली ए और आर भी 180 डिग्री, क्योंकि एफ और ए तो सेम ही है, ये भी 180 डिग्री पे होंगे तो ये भी ऑलवेज नेगेटिव होगा। रही बात v डॉट आर की, तो v डॉट आर जो है ये वेरिएबल होगा। क्यों वेरिएबल होगा कि सपोज करो आप मीन पोजीशन पे, दिस इज माय मीन पोजीशन, सपोज करो ये मेरा आर, अच्छा ये हर जगह आर यूज कर रहे हैं तो हम लोग भी आर ही यूज करते हैं, नॉट एक्स।
ठीक है, तो ये सपोज करो मैं आर वेक्टर पे जाता हूं। अब यहाँ पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इधर भी हो सकती है, उसकी वेलोसिटी इधर भी हो सकती है। जब इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी, जब इधर से ट्रेवल करके आ रहा है एक्सट्रीम से तो इसकी वेलोसिटी इधर भी हो सकती है। तो v डॉट आर आपका डिपेंड करता है क्या होगा, दोनों हो सकता है। v डॉट आर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, दोनों हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑलवेज नेगेटिव पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, तो एफ डॉट आर आपने देख लिया कि नेगेटिव होता है, ये गलत हो जाएगा। ए डॉट आर भी हमेशा नेगेटिव होता है, ये भी गलत हो जाएगा। वी डॉट आर आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। बचता है एफ डॉट ए। तो देखो एफ और ए के बीच का एंगल तो ऑब्वियसली 0 डिग्री है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो एफ एंड ए आर पैरेलल वेक्टर्स है ना, तो इनके डॉट प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर ऑलवेज जीरो इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 इफ या तो मॉड ए आपका 0 हो और मॉड बी या तो 0 हो, या एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 0 डिग्री या 180 डिग्री, है ना। तीन केस में ये 0 होगा, तो वो चीजें हम देख लेते हैं। एफ डॉट ए, और इसको हम लोग बोलते हैं ए क्रॉस, इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, इसको थीटा मान लो, एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए क्रॉस बी इन केस में 0 होगा। एफ क्रॉस ए में थीटा की वैल्यू क्या है, एफ और ए के बीच का एंगल 0 है, तो ये एफ क्रॉस ए 0 हो जाएगा। वी क्रॉस आर, अच्छा दिस इज माई मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम, तो किसी भी उस पे जब आप आर वेक्टर पे गए तो यहाँ पर या तो वी इधर होगा या तो वी इधर होगा, तो या तो वी और आर के बीच का एंगल 0 होगा या तो वी और आर के बीच का एंगल 180 होगा। 0 और 180 डिग्री दोनों हो सकता है, तो दोनों केस में क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। ए क्रॉस आर अगेन 180 डिग्री, ए क्रॉस आर में थीटा 180 डिग्री होगा 0, एफ क्रॉस आर में भी थीटा 180 डिग्री होगा, तो यहाँ भी 0, तो चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ये बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, अगर आपने लेक्चर सही से अटेंड किया है, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप वापस से देखिए इनिशियल लेक्चर। ठीक है, सारे आपके एसएचएम के कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपको तुरंत करके आगे निकलना होता है एग्जाम में, दीज आर स्कोरिंग क्वेश्चन, इसमें आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें के लिए आपको थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर होना चाहिए। फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सिलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, ये जो रिलेशन हम लोग लिखते हैं, व्हाट इज एक्स, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन है ये। A particle moves in the xy plane according to the equation r equal to I plus 2j a cos omega t। तो अगर इसको तोड़ लो आप पहले सबसे, तो आई कैप ए कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप 2a कॉस ओमेगा टी, तो x की वैल्यू डाल दो a कॉस ओमेगा टी, y की वैल्यू डाल दो 2a कॉस ओमेगा टी, तो व्हाट इज द रिलेशन, y इज इक्वल टू 2x, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। अब ये तो करेक्ट हो गया,
ये रॉन्ग हो गया। अब हमें पता करना है कि SHM है कि नहीं, तो SHM है कि नहीं तो हम लोग R की वैल्यू एज इट इज छाप दीजिए आप, A cos ओमेगा टी आई कैप प्लस 2A cos ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, तो फर्स्ट यू फाइंड आउट dr बाई डी टी, या इनफैक्ट इसको v बोलते हैं। तो हाउ मच इज दिस, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप माइनस 2A ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, ठीक है ये हमने लिख लिया। अब हम लोग एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं। तो व्हाट इज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज dv बाई डी टी। तो इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दो तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस 2A ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, तो दिस इज एक्सीलरेशन। तो क्लियरली मैं एक्सीलरेशन को क्या लिख सकता हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, है ना। देखो ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो माइनस, तो ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस 2A कॉस ओमेगा टी जे कैप, तो दिस बिकम्स आर वेक्टर। तो अगेन ये रिलेशन किसका होता है, इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक है, तो ये पार्टिकल SHM भी परफॉर्म कर रहा है। अगर SHM परफॉर्म कर रहा है तो पीरियोडिक तो होगा ही होगा, है ना। तो दिस इज हाउ यू फाइंड आर वेक्टर दिया है। फर्स्ट यू फाइंड वेलोसिटी वेक्टर, देन यू फाइंड एक्सीलरेशन वेक्टर। देखो कि एक्सेलरेशन और आर में क्या रिलेशन आ रहा है। तो हमारा SHM का इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इट इज ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर वेक्टर एंड दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर SHM। ठीक, a particle moves on x axis according to equation x is equal to x naught sin square ओमेगा t। द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा कि SHM है कि नहीं। ठीक है, तो बेसिक एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, आप जानते होंगे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन 2 भी होता है शायद, नहीं 2 नहीं होता शायद, यही फॉर्मूला है गैस, एक बार चेक कर लेना आप। तो जब साइन स्क्वायर आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो यही चीज यहाँ पर यूज कर लो आप। तो x की वैल्यू हो गई x नॉट। अब साइन स्क्वायर थीटा मान लो इसको, तो इसको लिखोगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x नॉट बाई 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, नाउ आप इसको इजीली चाहे तो साइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, यू कैन राइट इज ऑफ दिस फॉर्म। अब आप देख सकते हो कि इसका टाइम पीरियड डिफाइन करना इजी है। व्हाट इज टाइम पीरियड, 2 पाई बाई 2 ओमेगा। ठीक है, दिस बिकम्स पाई बाई ओमेगा। अब ये इक्वेशन SHM की है और इसका टाइम पीरियड इज पाई बाई ओमेगा। तो क्या क्या ऑप्शन है, टाइम पीरियड इज पाई बाई ओमेगा। अच्छा, एम्पलीट्यूड भी बताना है, तो एम्पलीट्यूड यू कैन इजीली सी इज x नॉट बाई 2। ऑप्शन नहीं है क्या x नॉट बाई 2, x नॉट बाई 2 1 माइनस साइन 2 ओमेगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड तो इसका x नॉट बाई 2 आ रहा है, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो फिर छोड़ देते हैं। एम्पलीट्यूड इसका हो जाएगा x नॉट अपॉन 2, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ओनली डी करेक्ट होगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल बेकार बात है। द पोटेंशियल एनर्जी इज नेवर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कभी इक्वल ही ना हो? ग्राफ क्या था, ग्राफ हम लोग अगर बनाएं तो आपको बताना है क्या कभी किसी पॉइंट पे ये इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो दैट आप सबसे अच्छा ग्राफ से पता कर सकते हैं। ये माइनस ए, दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज प्लस एम्पलीट्यूड। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का क्या ग्राफ होता था? ब्लैक यूज करते हैं। दिस इज माय पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ठीक है, ये इन्वर्टेड पैराबोला आता है। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो क्लियरली यू कैन सी कि दो ऐसे मोमेंट होंगे जहां पर ये इक्वल होंगे, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ठीक है। मतलब कि अगर इसको मैं प्रोजेक्ट कर दूं ऊपर, तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे, सो इस चीज को लिखिए, देयर आर टू पॉइंट्स एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और वो कितनी होगी? के ई मैक्स कितनी होती है? के ई प्लस पी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। के ई प्लस पी की वैल्यू इज कांस्टेंट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा 1/2 ऑफ ई, ठीक है। दोनों की वैल्यू हाफ हो जाएगी जब दोनों बराबर होंगे तो, ठीक है। तो नेवर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर आते हैं अगले ऑप्शन पे। द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इन एनी टाइम इंटरवल इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन दैट टाइम इंटरवल। क्या किसी भी टाइम इंटरवल में इक्वल होगा? अगेन ये गलत ऑप्शन है। एक टाइम पीरियड के उसमें एवरेज इक्वल आएगा, है ना। व्हाट इज द रिलेशन? अगर आप टाइम के फंक्शन का ग्राफ बनाओ दोनों का, तो याद करिए पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हम लोग कैसे बनाए थे। पोटेंशियल एनर्जी वाज बेसिकली साइन का फंक्शन
लाइक दिस, ठीक है। और कॉस वाला जो काइनेटिक एनर्जी जो होता था वो कॉस का फंक्शन होता था। तो इसको बनाने के लिए यही सारे पॉइंट्स आप इसको प्रोजेक्ट कर दो पहले। ठीक है, ठीक। सो दिस इज माय पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी, और ये आपका टाइम हो गया। तो कह रहा है कि क्या किसी भी टाइम इंटरवल में ये सेम होगा। देखो, एक पर्टिकुलर आप टाइम पीरियड लोगे तब तो सेम आएगा, है ना। मैं बताता हूं क्या मैं कह रहा हूं। नॉट एवरी टाइम इंटरवल इट विल बी सेम। सपोज करो, रेड से लेते हैं, ये टाइम इसका है टाइम पीरियड टी, ठीक है। यहां से यहां तक का वही इसका भी टाइम पीरियड है। तो एक टाइम पीरियड में तो सेम होगा। द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इन वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन दिस टाइम पीरियड। ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। पर डी सी वाला गलत क्यों होगा। आपने सपोज करो कुछ ऐसा टाइम इंटरवल लिया जिसमें इसका ग्राफ कुछ और है, और इसका क्योंकि इसका कॉस का ग्राफ है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ साइन स्क्वायर टी, और ये जो फंक्शन है दिस इज फंक्शन ऑफ कॉस स्क्वायर टी। तो इंटीग्रल जो एरिया अंडर साइन स्क्वायर टी जो है इज नॉट इक्वल टू डी टी, इज नॉट इक्वल टू कॉस स्क्वायर डी टी फॉर एवरी टाइम पीरियड, है ना, फॉर एनी टाइम टी। ये हमेशा इक्वल नहीं होगा, पर एक पूरा साइकिल जो आप लोगे 0 से 2 पाई वाला टाइम पीरियड तक का, तब इनका एरिया इक्वल आएगा, है ना। बट किसी भी टाइम पीरियड के लिए इक्वल नहीं आएगा। सपोज करो आपका टाइम पीरियड आपने कुछ ऐसे ले लिया, यहां से लेके यहां तक का, तो आपको इसका ग्राफ हो सकता है सेम ना मिले, ठीक है। इसमें ये वाला एरिया मिलेगा, इसमें आपको ये एरिया मिल जाएगा, है ना। तो देख सकते हो आप कि दोनों का एरिया अलग आ रहा है। पर आप एक पूरा साइकिल लोगे यहां से यहां तक का, देन ऑब्वियसली ये एरिया और ये एरिया बराबर होंगे, है ना। तो एज एरिया अंडर द कर्व विल नॉट बी सेम, ठीक है। इसलिए एवरेज उनका सेम नहीं होगा। एवरेज निकालने का बेसिकली क्या तरीका होता है, इंटीग्रल पीई एवरेज इज इक्वल टू पीई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, ठीक है। ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली आप इसके अंडर का कर्व ही तो ले रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी रैंडम टाइम पीरियड में इक्वल नहीं होंगे ये एवरेज इनका। 0 से टी तक जाएंगे वन टाइम पीरियड, तब इक्वल आएगा एरिया, है ना। तो अगर आपको ये भी लिखना है तो लिख सकते हो आप, इंटीग्रल पी डी टी 0 से टी इज इक्वल टू इंटीग्रल के ई डी टी 0 से टी, है ना। तो दिस इज गुड क्वेश्चन, ध्यान से करना होगा आपको इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14 पे। इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स द मिनिमम, ये भी ठीक है, जीरो होता है दोनों। इसकी वैल्यू होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मिनिमम की वैल्यू तो जीरो होगी। द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स, ये बेकार बातें हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन भी है। एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू अ डिस्टेंस एच, एच की डिस्टेंस ये फॉल कर रहा है, प्रोजेक्टाइल वाला याद कर लो आप। एंड द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एज इट फॉल्स थ्रू द डिस्टेंस, मतलब कितना टाइम लग रहा है एच डिस्टेंस फॉल करने में, और एच डिस्टेंस फॉल करने के बाद कितनी स्पीड है, आर मेजर्ड विथ अ पेंडुलम क्लॉक। ऑल राइट।
द एंटायर इस apparatus इज टेकन ऑन मून एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड। फिर पूछ रहे हैं कि मेजर टाइम, मेजर्ड स्पीड, एक्चुअल टाइम और एक्चुअल स्पीड में क्या अंतर होगा। देखो जब कोई ऑब्जेक्ट h की डिस्टेंस गिरता है, ठीक है, रेस्ट से, तो सबसे पहले अर्थ के रेफरेंस में कर लेते हैं। t की वैल्यू क्या होती है, √2h/g अर्थ, ठीक। ठीक है, और यही हमारा एक्चुअल होगा। हम लोग अर्थ के रेफरेंस में सारी चीजें मेजर कर रहे हैं, तो t एक्चुअल हो जाएगा अपना दिस। तो अर्थ के रेफरेंस में जब आप करोगे सो t एक्चुअल आपका होगा √2h/g अर्थ। अच्छा, t मेजर्ड क्या होगा अर्थ के रिस्पेक्ट में? t मेजर्ड क्या होता है? देखो t मेजर्ड कुछ नहीं होता बल्कि t एक्चुअल अपॉन टाइम पीरियड, जो आपके पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड है। हमारे पेंडुलम क्लॉक का अर्थ पे टाइम पीरियड 1 सेकेंड होता है, तो इसकी वैल्यू ही t एक्चुअल हो जाएगी, ठीक है, बाई 1। तो अर्थ पे तो t एक्चुअल t मेजर्ड बराबर हैं, ठीक। v क्या होगा? द मेजर्ड टाइम। सबसे पहले टाइम की ही बात कर लेते हैं। अब आते हैं मून के रिस्पेक्ट में। मून पे आपको पता है कि जी मून जो होता है दैट इज इक्वल टू जी अर्थ बाई 6, ठीक है, ऑलराइट। तो जी मून पे जो है टी एक्चुअल कितना हो जाएगा, √2h/जी एक्चुअल, ठीक, यही होगा। सॉरी, जी मून होगा, दिस इज नॉट जी एक्चुअल। तो ये हो जाएगा बेसिकली, जी की वैल्यू जी अर्थ बाई 6 लिखोगे तो 2h अपॉन √जी अर्थ इंटू √6, है ना, √6 मैंने ऊपर कर दिया। टी मेजर्ड निकालो, अब इसको प्राइम कर लो आप, टी एक्चुअल प्राइम, ये सारा चीजें अर्थ के मून वाले रिस्पेक्ट में, टी मेजर्ड प्राइम इज इक्वल टू टी एक्चुअल प्राइम अपॉन टी प्राइम। नाउ व्हाट इज टी प्राइम? टी प्राइम आपका पेंडुलम क्लॉक, आप याद करो क्या होता है, टी की वैल्यू क्या होती है, 2π√L/g। दिस इज द बेसिक सिंपल पेंडुलम फार्मूला। उसी फार्मूला के अंदर पेंडुलम डिजाइन होती है। तो देखो आप, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/g आता है, ठीक है। तो जो टी प्राइम होगा आपका दैट विल बी टी अपॉन जो अर्थ का टाइम पीरियड है बाई 1/√6, क्योंकि ये जी बाई अर्थ का 1/6 है मून, जी मून इज जी अर्थ बाई 6, तो 1/6 डालो आप यहाँ पर, ठीक है, 1/√6 से आप डिवाइड कर दो, क्योंकि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√g। तो जी आप चाहे तो आप ऐसे लिखो, चाहे तो आप सीधा सिंपल ऐसे लिख लो कि टी प्राइम अपॉन टी इज इक्वल टू 1/√g मून अपॉन 1/√g अर्थ, ठीक। ये ज़्यादा ठीक लग रहा है आपको समझने में, तो आप ऐसे लिख लो। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टी प्राइम इज इक्वल टू जी अर्थ ऊपर चला जाएगा, जी मून की वैल्यू हो जाएगी जी अर्थ बाई √6, तो बाई √6 आपका ऊपर जाएगा, तो √6 टाइम्स टी, ठीक है। अब इसकी मदद से हम लोग फिर निकालेंगे टी मेजर्ड प्राइम। टी मेजर्ड प्राइम, ये चीज़ यहाँ आएगी,
इज इक्वल टू टी एक्चुअल, दिस इज √6 टाइम्स टी मेजर्ड, ठीक है, यही वाला इधर कर दिया, ठीक है। 2h/g अर्थ की वैल्यू टी एक्चुअल है, सॉरी टी एक्चुअल, जब प्राइम नहीं लगाया तो मतलब अर्थ वाला है ना, तो ये हो जाएगा √6 टाइम्स टी एक्चुअल अपॉन व्हाट इज टाइम पीरियड इज √6/t, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टी मेजर्ड इज इक्वल टू टी मेजर्ड, मतलब जितना टी मेजर्ड प्राइम इज इक्वल टू टी मेजर्ड, मतलब कि जितना अर्थ पे मेजर हो रहा था टाइम, ठीक वही टाइम वहां पे भी मेजर हो रहा है ना। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया है। टी मेजर्ड प्राइम इज इक्वल टू टी मेजर्ड, क्योंकि जितने एक्चुअल टाइम जितना आपका बढ़ा वहां पे, उसके रिस्पेक्ट में पेंडुलम का टाइम पीरियड भी बढ़ गया, तो मेजर्ड टाइम आपके सेम होंगे, एक्चुअल टाइम आपका सेम नहीं है, एक्चुअल टाइम में अंतर है। देखो एक्चुअल टाइम अर्थ पे क्या है 2h/g अर्थ, एक्चुअल टाइम मून पे क्या है 2h/g मून, ठीक है। तो √6 का अंतर है, तो एक्चुअल टाइम सेम नहीं है, मेजर्ड टाइम सेम आ रहा है, क्योंकि जितना आपका टाइम बढ़ा एक्चुअल, उतने ही रिस्पेक्ट में टाइम पीरियड पेंडुलम का भी बढ़ गया, तो अब उतने देर में उसका 1 सेकंड हो रहा है, तो वो उतना ही सेकंड नापेगी, ठीक है, घड़ी आपकी। तो बेसिक आपको फॉर्मूला ये याद रखना है कि टी मेजर्ड निकालते कैसे हैं, दैट इज टी एक्चुअल अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। तो बेसिक आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मून पे टाइम पीरियड निकाल लेना है अर्थ के रिस्पेक्ट में, मून पे एक्चुअल टाइम निकाल लेना है फॉल का, देन यू डिवाइड टी मेजर्ड इज टी एक्चुअल अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। इसको आप एक स्टेप बढ़ा के भी लिख सकते हो कि दैट इज टी मेजर्ड प्राइम इज टी एक्चुअल अपॉन टी प्राइम, तो टी एक्चुअल को मैंने लिखा √6 टाइम्स टी एक्चुअल एंड टी प्राइम को लिखा मैंने √6 टाइम टी, ठीक है। तो ये आ गया टी मेजर्ड के बराबर। अब पूछ रहे हैं स्पीड में रिलेशन बताओ, व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या होती है √2gh, है ना। Time it takes to fall through distance h and the speed of the object as it falls through this distance are measured with a pendulum clock। देखो पेंडुलम क्लॉक से इसका मतलब आप एवरेज स्पीड मेजर कर रहे हो, है ना, कितनी डिस्टेंस चला, ये स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एज इट फॉल्स थ्रू दिस डिस्टेंस का मतलब है यू आर मेजरिंग वी एवरेज। तो वी एवरेज आपका नथिंग बट, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, h/t होगा, है ना। इनफैक्ट h/t मेजर्ड होगा, वी एवरेज इज जितना डिस्टेंस आया, इसको मैं अलग लिख देता हूं, वी मेजर्ड इज इक्वल टू वी एवरेज इज इक्वल टू h/t मेजर्ड। अब क्योंकि दोनों के टी मेजर्ड इक्वल हैं, h तो दोनों में सेम आ रहा है, इसका मतलब v भी सेम नापेंगे दोनों। देखो पेंडुलम क्लॉक से आप क्या नापोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो नाप नहीं सकते, पेंडुलम क्लॉक से यू कैन कैलकुलेट द टाइम कितना लगा उसको नीचे गिरने में, कितनी डिस्टेंस नीचे आया, तो यू कैन कैलकुलेट एवरेज डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो वही वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एज इट फॉल्स थ्रू द डिस्टेंस, मतलब कि इस डिस्टेंस को फॉल करने में जितना टाइम लगा तो उस हिसाब से कितनी स्पीड है इसकी, तो दैट इज द एवरेज। तो एवरेज स्पीड तो सेम आएगी, है ना, h/t मेजर्ड इज सेम फॉर बोथ एज t मेजर्ड इज इक्वल टू t प्राइम मेजर्ड, ठीक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे एक बार खुद से करना समझ के, नहीं आएगा तो फिर ये तो देख ही सकते हो। एक्चुअल टाइम दोनों जगह पे अलग होंगे, मेजर टाइम सेम होंगे। मेजर टाइम क्यों सेम होंगे, क्योंकि जितना एक्चुअल टाइम बढ़ रहा है उतना ही टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम भी बढ़ जा रहा है, ठीक है।
तो इस चीज़ को मैं लिखवाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर इसको हम लोग इधर कर लेंगे इस क्वेश्चन को। पहला पॉइंट कि एक्चुअल टाइम ऑन मून विल बी √6 times एक्चुअल टाइम ऑन अर्थ। ठीक। दूसरा, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम T prime on moon is √6 times time period of pendulum T on अर्थ। ठीक। तो मून पे टाइम पीरियड आपका √6 टाइम्स हो गया, उतनी स्लोअर हो गई, इम्प्लाइज स्लोअर, √6 टाइम्स स्लोअर है मून पे। √6 टाइम्स स्लोअर। फिर थर्ड आता है कि T measured is equal to T actual upon T is same for मून एंड अर्थ, है ना। एक्चुअल टाइम √6 टाइम्स है, टाइम पीरियड भी आपका √6 टाइम्स है, तो व्हेन यू डिवाइड T एक्चुअल बाय T तो रेशियो सेम आएगा, इसलिए T मेजर्ड इज सेम फॉर मून एंड अर्थ। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज द टाइम पीरियड एज दे आर टेकन टू मून। अगेन ये तो सिंपल आप समझ ही सकते हो, जिसमें G इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम आपका होगा आंसर T इक्वल टू 2π√L/G, सिंपल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम भी होगा। फिजिकल पेंडुलम का क्या होता है, फिजिकल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2π √ यहाँ भी G इन्वॉल्व है। स्प्रिंग मास सिस्टम नहीं होगा क्योंकि इसमें K और M होता है। ये है ऑप्शन ए, ये है ऑप्शन बी। व्हाट इज ऑप्शन सी, टॉर्शनल पेंडुलम। टॉर्शनल पेंडुलम में क्या होगा, T इज इक्वल टू 2π √ व्हाट विल बी हियर, K/M होता है, M/K होता है, 2π √ I टॉर्शनल कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ G नहीं इन्वॉल्व है तो ये भी गलत हो जाएगा। D में होगा स्प्रिंग मास सिस्टम, T इज इक्वल टू 2π √ M/K। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं इन्वॉल्व है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। तो दैट्स इट, चलो बाय बाय।